अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मुअज़्ज़ज़ातिन हज़रात, IMF का मिशन चला गया और मिशन में जाने के बाद पाकिस्तान की हुकूमत को कुछ मुतालबात दिए और उसके बाद उन्होंने कहा कि जब आप ये मुतालबात पूरे कर लेंगे तो फिर हम इसके ऊपर से अप्रूवल लेके दस्तखत करेंगे। इसे वो प्री कंडीशन रिक्वायरमेंट्स का फेज़ कहते हैं, ये अब पूरे कर लेंगे। लेकिन इन मुतालबात को उन्होंने ये नहीं कहा कि तुम बिजली बढ़ाओ या गैस बढ़ाओ या ये कुछ, उन्होंने कहा अपने तुम ज़िंदगी के मामलात को दुरुस्त करो। ऐसा लगता है कि IMF ने हमारी वो सारी कमज़ोरियाँ आज हमारे मुंह के ऊपर मार दी हैं कि जो हम गुज़श्ता कई सालों से हमारे हुक्मरान जो थे उनके दरमियान मौजूद थी और हम एक बहुत बुरे मैनेजर के तौर पे दुनिया में पहचाने जाते थे। IMF ने कहा कि तुम लोग कहते हो कि हम बहुत गरीब हैं, हम लोग बहुत परेशान हाल हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। तो सबसे पहले तो ये बताओ कि तुम्हारे जो लोग हैं, जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जिनमें ब्यूरोक्रेसी है, जिनमें जज हैं और जिनमें फ़ौज के अफसर हैं, ये तकरीबन 17 ग्रेड से 22 ग्रेड तक की सूरत हाल बनती है। एक फेडरल सेक्रेटरी 22 ग्रेड का होता है और एक लेफ्टिनेंट जनरल 22 ग्रेड होता है। अगरचे कि जनरल 22 ग्रेड का होता है, लेकिन चूंकि हमने उसको जनरल को ज़रा सा बफ कर दिया है, उस 4 स्टार में वो बहुत बड़े लोग हो चुके हैं, इसलिए उनको 22 में नहीं गिना जाते, वो अबव ऑल ग्रेड लोग होते हैं, इवन अबव द प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं दुनिया में। अब तो किताबों में लिखा जा रहा है कि दे आर द रियल रूलर्स। तो इनके तुम जायदाद के और इनकी जो यानी मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जो है, जो हर साल ये परफार्मा फिल करते हैं, उसको तुम लोग पब्लिक करो और ताकि बताओ इनके पास पैसा कितना है। ये क्यों हुआ है? इसकी वजह यह है कि एक इनिशिएटिव है वर्ल्ड बैंक का और अक़वाम मुत्तहिदा का, उसको कहते हैं स्टोलन एसेट रिकवरी प्रोजेक्ट इनिशिएटिव। स्टोलन एसेट रिकवरी इनिशिएटिव के तहत वो कहते ये हैं कि एक आदमी के पास अगर एक 15 करोड़ 16 करोड़ का घर है और साथ उसकी इतनी जायदाद है, तो हम देखेंगे कि उसने कौन से ज़राए आमदन थे जिनसे उसने ये चीज़ें बनाई हैं, और अगर वो नहीं बनाया साबित कर सकता तो फिर हम उसको जब्त कर लेंगे। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे रेकोडेक के ऊपर आपके खिलाफ फैसला आया था, तो उन्होंने पाकिस्तान के दोनों होटल जो थे, एक पेरिस वाला और एक न्यूयॉर्क वाला, इसको उन्होंने जब्त कर लिया था। इसी तरह वो कहते ये हैं कि ये इनकी जब एसेट सामने आएंगे तो फिर हमें पता चल जाएगा, क्योंकि वो कहते हैं कि आपके ये जो लोग हैं, ये ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, ये इसीलिए एग्रीकल्चर टैक्स नहीं लगाना देता थे, क्योंकि जब उनसे पूछा जाता है कि तुमने ये घर कहाँ से बना लिया, तो कहते हैं वो तो हमारी ज़मीनों से पैसे आए थे। और इसी तरह ये लोग जो हैं वो प्लॉट्स के ऊपर और प्रॉपर्टी के ऊपर टैक्स जो है फौज जर्नैल नहीं लगाना चाहते। वो कहते हैं हमने फलां प्लॉट इतने का लेके इतने का बेच दिया और इस तरह हमारे पास इतने पैसे आ गए, तो करप्शन का सारा पैसा जो है वो छुप जाता है। तो पहली दफ़ा चूँकि IMF वाले जो हैं तो 1958 से हमें डील कर रहे हैं, हमारी एक एक रग से वाकिफ़ है, उनको पता है कि ये पैसा पाकिस्तान का खाया कहाँ जाता है, तबाह कहाँ होता है। और उन्होंने कहा कि पहली बात तो है कि आप इसको तो खोलो। यानी आप खुद सोचें कि बाजवा साहब के एक्चुअल सच्चे एसेट्स जो हैं वो अगर कोई शख्स खोलता है तो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये नहीं कहा जाता कि ये इसके बनाए कैसे, ये तो पूछ लो उसको ग्राहक को तुमने इसके ओपन कैसे किए। मैं खुद तकरीबन 32 साल की नौकरी में हर साल एक डेक्लेरेशन एसेट देता था, इस साल मेरे इतने हैं, इस साल मेरे इतने हैं, आखिर वक्त तक को फिर उसके बाद उसको बंद कर दिया जाता था और उसको सील मोर लग जाती है, कोई उसको न देख नहीं सकता और कोई उसको ढूंढ नहीं सकता, और कोई उसको तलाश करने निकलेगा तो वही हाल होगा जो साफ़ी का हुआ है कि जिसने बाजवा साहब के एसेट्स हैं वो डिक्लेयर किए थे और उसको लोगों के सामने लेके आया था। एक तो अहम तरीन बात उन्होंने ये की। दूसरा उन्होंने कहा है कि आपने जब एटम बम बना लिया है तो फिर आपकी फ़ौज जो है वो तो उसकी ज़रूरत नहीं, आप तो डेटरेंस हैं, अब तो आप पे कोई हमला करने की ज़रूरत नहीं कर सकता। तो इसका मतलब यह है कि आपने तो फ़ौज जो है वो इतनी ज़्यादा जो बढ़ा के रखी हुई है सिर्फ अपने मुल्क को फ़तह करने के लिए रखी हुई है, तो इसका साइज़ कम करो और अपने आप को स्ट्रेटिजिकली इतनी फ़ौज आपको चाहिए, आप उतनी फ़ौज जो है उतनी रखो, उससे कम करो। ये मुतालबा उन्होंने श्रीलंका से भी किया
और बात आप उनकी ठीक है कि जब आपकी तहफ़्फ़ुज़ जो है वो आपके उसने एटम बम नहीं करना है और उसी की बुनियाद पे है, तो फिर रवायती तौर पर जंग लड़ना तो इतना मुश्किल हो चुका हुआ कि इंडिया की फ़ौज जो है आपसे कई गुना बड़ी भी है, बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं और उसके साथ बाकी बॉर्डर सिक्योरिटी के मामले भी आपका कोई इतना कारकर्दगी जो है बेहतर नहीं है, तो आप इसको कम कर दें। और ये भी उनको मालूम है कि आप जो है ये कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आप ऐसा नहीं करते, क्योंकि आप कहते हैं कि हम नज़रियाती रियासत हैं, तो उन्होंने मिसाल पेश की कि भाई साहब इज़राइल एक नज़रियाती रियासत है, वो भी हम अल्लाह के नाम पे बने हैं, वो एली के नाम पे बना है। तो इज़राइल के पास तो कोई रेगुलर आर्मी नहीं है, वो अपने हर बंदे को 2 साल के लिए कंपल्सरीली कहते हैं कि तुम जाके अपनी फ़ौज के अंदर मुलाजमत करो, और वो 2 साल के बाद उसके बाद अगली खेप आ जाती है, तो फ़ौज उनके पास तैयार रहती है। आप सोचें कि उसकी बुनियाद के ऊपर वो बाकायदा फ़लस्तीनियों को कंट्रोल किए हुए हैं, ठीक। और उनके पास वाज़े एटम बम तो अब उनके पास भी आ गया, लेकिन वाज़े एटम बम तो नहीं है, लेकिन हमारी तरह है, जैसे हमारे यहाँ कर वाज़े है, उन्होंने तो अपने दिमाग का वाज़े नहीं किया। उसके बाद उन्होंने हमारी अयाशियों की लिस्टें हमें गिनवाना शुरू की। वो कहते हैं आप देखें, आप अपने लाहौर का GOR तो देखें, उसके अंदर कुछ तकरीबन 19 से 22 हज़ार तो डोमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, और उसके साथ साथ उसके जो अरबों रुपया जो है उसके ऊपर मेंटेनेंस पे खर्च होता है। करीबन 450 अरब रुपए की तो वो ज़मीन है को जो आपने बांध के रखी हुई है। इस तरह के सारे GOR जो हैं वहाँ बाथ थाईलैंड वहाँ पर है, तो पेशावर में है, तो कोयटा में है, ये अरबों रुपए की ज़मीन है। फिर उन्होंने गिनना शुरू किया, हर DC का घर जो है 35 एकड़ पे, 32 एकड़ पे, 40 एकड़ पे, हर SP का, हर IG का, वो पूरा उन्होंने तफसील से गिना। उसके साथ एक और तकलीफ से बात उन्होंने की, उन्होंने कहा ये वो गरीब मुल्क है कि जिसके कम से कम 60 जो हैं गोल्फ कोर्सेज जो हैं वो सरकारी खर्चे से चलते हैं। मैं वासा में MD था, कोयटा में गोल्फ कोर्स बनाया, अंग्रेज ने नहीं बनाया था, अंग्रेज को पता था यहाँ पानी नहीं है, मैं गोल्फ कोर्स क्यों बनाऊं, लेकिन एक कोर कमांडर साहब को ख्वाहिश पड़ी कि हमने गोल्फ कोर्स बनाया। हम वहाँ पर लाइमस्टोन एक्वाफर के अंदर हम पंक्चर कर रहे थे ताकि आम आदमी को पानी का पीने का पानी, देखो पानी कम है, उन्होंने कहा 6 जो है ट्यूबवेल हमारे पास होने चाहिए। मैंने इनकार कर दिया, मैंने मेरी ट्रांसफ़र होगी, मुशर्रफ साहब आए, वहाँ कर्नल साहब आए, उन्होंने 6 ट्यूबवेल दे दी। आज वो गोल्फ कोर्स सरसब्ज है, लेकिन कोयटा के लोग जो हैं वो टैंकर्स जो हैं वो भरते हैं उससे पानी लेते। कराची का गोल्फ कोर्स देख लें, लाहौर में गोल्फ कोर्स देखते हैं। अब उस गोल्फ कोर्स के साथ तो वेडिंग हॉल्स बन चुके हुए हैं, और उस वेडिंग हॉल से आर्मी वेलफेयर के पैसे इकट्ठे भी होते हैं। उन्होंने कहा ये गुरबत की निशानियाँ हैं कि जो खेल दुनिया में सिर्फ और सिर्फ कॉर्पोरेट कल्चर के आला तरीन लोग जो हैं वो खेलते हैं, आपके वहाँ 17 ग्रेड का अफसर भी खेलता है जिमखाना का नंबर लेके, और कैप्टन भी जाके खेल रहा होता है उसके अंदर। तो आप भीख मांग रहे हैं, हमारे पास आते हो, हमारे कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है। इसके साथ साथ उन्होंने बेशुमार ऐसी चीज़ें आपको हमें बताई हैं कि अगर आप ये कर लो तो ये होता है। वो कहते हैं देखिए बात सुन, जब तक आप अपना डेफिसिट फाइनेंसिंग नहीं करेंगे, कम नहीं करेंगे, आप नहीं जिंदा रह सकते। सारी तालीम जो है वो कोई होती है प्रोविंस में, सारे कॉलेज स्कूल यूनिवर्सिटियाँ जो सूबों में होती हैं, ऊपर आपने 4 कॉलेज इस्लामाबाद खोले हुए हैं, ठीक है, 1-2 कहीं और भी खोला होगा। आपने पूरी एक हेल्थ की मिनिस्ट्री रखी है, उसके ऊपर एक हेल्थ का वजीर भी है, एक 22 ग्रेड का अफसर भी है, उसके साथ एक 20 ग्रेड का जॉइंट सेक्रेटरी भी है, बल्कि 2 जॉइंट सेक्रेटरी में 21 केस का एडिशनल सेक्रेटरी भी। आपने पूरा पैराफर्नालिया बना। क्या करें, हम प्लानिंग कर रहे हैं, हम इंटरनेशनल डील्स कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल डील नीचे क्यों नहीं हो सकती? क्या वहाँ नाकारा लोग बैठे हुए हैं? फिर हेल्थ सारे महकमा सूबों के पास है, लेकिन आपने ऊपर हेल्थ के लिए पूरी स्ट्रक्चर बनाया, एक पिम्स का हॉस्पिटल और उसके साथ साथ 4 छोटे होली फैमिली का हॉस्पिटल है मेरा ख्याल है, जो उसके पॉली क्लिनिक वो है, और इस तरह के, और आपने एक हेल्थ सेक्रेटरी भी रखा हुआ है। एक सब क्या है, हम वो जनाब ड्रग्स की रेगुलेटरी अथॉरिटी को मेंटेन कर रहे हैं। फिर उन मिसालें दे दे के उन्हें हैरान करके कहते सारी एग्रीकल्चर जो है वो सूबा में होती है, लेकिन वजारत एग्रीकल्चर भी मौजूद है आपका मरकज़ के अंदर। सारी इरिगेशन जो है वो सूबों में होती है। इस्लामाबाद में एक नहर नहीं है, लेकिन एक वज़ीर वहाँ पर जिसका भी मौजूद है। उन्होंने कहा देखें, शाह खर्चियाँ ना करें, शाह खर्चियाँ कंट्रोल करें, आप कंट्रोल कर सकते हैं। ये है वो बुनियादी मसला जिसके ऊपर इस वक्त सारे के सारी IMF की डील खड़ी है। आपको बताऊं, बहुत बुरे हालात में है। इस मामले के अंदर सिर्फ 2 उनकी डिमांड्स थी। एक,
अपना खर्चा कम करें और अपने इससे आपका डेफिसिट फाइनेंसिंग कम होगी। यानी आप जो 10 अरब रुपया है, आप उसकी जगह 1 अरब रुपया और नहीं छापेंगे ताकि लोगों की कीमत खरीद कम ना हो। कि मेरा बात है, मेरी जेब में अगर 500 का नोट है और वो 5 अरब रुपया सर्कुलेशन में है, तो 1 अरब अब छप जाते हैं, तो ये 500 अरब का जो है वो उसकी वैल्यू जो है 500 के नोट की वो 400 रह जाएगी। एक दुकान में अगर 800 का माल है तो मार्केट के अंदर अगर 1000 रुपया है तो माल की कीमत 1000 हो जाएगी, 800 नहीं रहेगी। उसके बाद उन्होंने एक और बड़ी अहम तरीन बात इसके अंदर बताई है। उन्होंने कहा कि आप अपनी इंडस्ट्रियल आउटपुट है उसको ठीक करें। जब तक आपका यहाँ से भेजने का एग्रीकल्चर आउटपुट को, जब तक आप जितनी चीज़ें बाहर से मंगाते हैं वो उनकी कीमत और यहाँ से बाहर भेजने की कीमत कम से कम बराबर नहीं होती, आप आगे नहीं बढ़ सकते। आप यहाँ पर गंदम उगाएं, वो भी बाहर भेजते हैं। यूक्रेन अगर बाहर भेजता है तो आप भी भेज सकते हैं। आप अगर यहाँ चावल उगाएं, आप कपास उगाएं, अगर मिस्र कपास बाहर भेजते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। अगर ब्राज़ील भेज सकते हैं तो आप भी भेज सकते हैं। जहाँ पर आप फैक्ट्रीज, आपकी बांग्लादेश की मिसाल बार बार दी जाती है, उन्होंने भी दी है। उन्होंने कहा देखिए उनके पास कपास की एक पौधा नहीं है और उन्होंने पूरी दुनिया के उनकी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री छाई हुई। हर अमेरिका में जाओ, उसके मोर पीछे देखो तो मेड इन बांग्लादेश होगा, शर्ट की मोर लगी होगी। फिर आपकी शू की इंडस्ट्री जो है, चाइना में क्या होता है, शू इंडस्ट्री दुनिया के जान का बना के हम भी भेजते थे नाइकी के शूज़ जहाँ से बन के जाएगा और मुख्तलिफ लोगों के शूज़ बन का। फैसलाबाद की इंडस्ट्री जो है इमरान खान के ज़माने में इतने ऑर्डर उसके पास आ गए हुए थे जब कोरोना के ज़माने में कि उनको 3-3 शिफ्टों में भी ऑर्डर पूरे नहीं हो रहे थे, अगले कई सालों के ऑर्डर आ गए थे। तो ये जब तक ट्रेड बैलेंस, ताकि आप जब यहाँ से चीज़ें भेजें तो इतने डॉलर आपके पास हों कि आप वहाँ से तेल भी मंगा सकें, आप वहाँ से दवाइयों का खाम माल भी मंगा सकें, आप वहाँ से अपना मशीनरी भी मंगवा सकें, कारें भी लेकिन अगर आप चीज़ें बाहर से मंगवाते रहेंगे, आप लाहौर के मिसालें दी गई कि आप लाहौर के किसी भी बड़ी मार्केट में चले जाएँ तो आपको साउथ अफ्रीका का आम भी मिलेगा, आपको ऑस्ट्रेलिया की नाशपाती भी मिलेगी, आपको जैतून का तेल भी मिलेगा, स्पेन का मिलेगा, सब कुछ मिलेगा और इस पर आप डॉलर खर्च करते हैं। आपको दुनिया की हर चीज़ की, मेडोरा से लेके पता नहीं कौन कौन, वाइसल तब लेके तो शनेल से लेके कौन कौन सा मेकअप का सामान नहीं मिलेगा। आपके एक बाज़ार जो है, अगर आप मालम रोड का आप उससे गुजर जाएँ तो आपको हर ब्रांड की चीज़ मिलेगी। कहते हैं ये चीज़ें जो हैं ये जब तक आपके यहाँ आने से बंद नहीं होती, आप नहीं आगे बढ़ सकते। आप ये काम ख़त्म करेंगे तो ठीक होगा। अगर आप भिखारी हैं तो भिखारियों वाला मुंह बनाएं, भिखारियों वाले कपड़े पहनें, भिखारियों वाली ज़िंदगी गुजारें, भिखारियों वाले घरों में रहें, भिखारियों वाले फटे हुए जूते पहनें, भिखारियों की तरह साइकिल पे सफ़र करें, तब दुनिया मानेगी। तायुश, ऐश, शानदार तर्ज़ ज़िंदगी, और दुनिया को कहते हो हमारे पास पैसे नहीं हैं। दुनिया आप पर लानतान भेजती है और मुस्तकिल भेजती है और भेजती चली जाएगी जब तक आप जैसे हुक्मरान यहाँ पर रहेंगे। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।